Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear audience. It's Ikra Khan. Once again, welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 9 of set theory. Basically, today's topic is equivalence relation. स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी सेट थ्योरी पर, जिसका चैप्टर नंबर 3 हम रिलेशंस वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम आपको सिखाएंगे मैथ्स की दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ा रिलेशन, जो कि है इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन आर जो कि नॉन एम्प्टी सेट एस पर डिफाइन हुआ है, उस रिलेशन आर को हम कब इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे? जब वो ये तीन प्रॉपर्टीज रखता होगा कि आर रिफ्लेक्सिव हो। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको रिफ्लेक्स लेयर वगैरह सारा कुछ सिखाया है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। मतलब किसी रिलेशन आर को आप इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहते हैं जब वो तीन प्रॉपर्टीज फुलफिल कर जाए। पहला, आर आपके पास रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा आर आपके पास सिमेट्रिक होना चाहिए और तीसरा आर आपके पास ट्रांजिटिव होना चाहिए। एक फॉर्म ये मैंने लिख दिया, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव। मैथमेटिकली इसको किस तरीके से लिखते हैं? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेट हो जाए, उसकी रिफ्लेक्शन वो खुद ही हो। मतलब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। और सिमेट्रिक का मतलब है अगर ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, मतलब इफ ए रिलेटेड टू बी, देन आपके पास क्या होता है? बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव में होता है आपके पास कि अगर आपके पास ए रिलेट कर रहा है बी के साथ और साथ में बी रिलेट कर रहा है सी के साथ, देन आपके पास क्या होता है? ए रिलेट कर जाए सी के साथ। मीन्स अगर ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी फुलफिल होती हैं उस रिलेशन आर की के लिए, तो आप कह सकते हैं कि वो रिलेशन अब खाली रिलेशन नहीं रहा, वो उसने एक नया नाम ले लिया है। और वो कौन सा नाम है? इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये मैथ्स की दुनिया में सबसे बड़ा रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जाम्पल की तरफ अगर हम जाएं तो एग्जाम्पल, अगर मैं इक्वलिटी रिलेशन ले लूं, क्या ले लूं? रिलेशन मैंने क्या ले लिया? इक्वलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, रिलेशन मेरे पास बेसिकली मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल कि वो इक्वलिटी है। अब आप देखें इसको, तो हर नंबर अपने ही बराबर होता है। ठीक है, कोई भी सेट ले लें आप, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट, तो फर्स्ट नंबर पर हर नंबर अपने ही इक्वल होता है। ठीक है, और यहां पर आप लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस। मतलब वो जो रिलेशन आर था वो मैंने अब स्पेसिफाई कर दिया, वो रिलेशन इक्वल का रिलेशन है। तो ए रिलेटेड टू ए हो चुका है इस इक्वलिटी रिलेशन के तहत। तो ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी को पूरा कर चुका है। उसके बाद आपको पता है कि अगर आपके पास ए इज इक्वल्स टू बी होता है तो आप क्या लिख सकते हैं? आप यहां से ये लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू ए। मतलब अगर आपके पास a इज इक्वल टू बी है, मतलब a रिलेट हो रहा है b के साथ, तो फिर आप इक्वलिटी की साइड्स को आप चेंज, मतलब इस चीज को इधर ला सकते हैं और इसको इधर ला सकते हैं। तो जब b इज इक्वल टू a हो जाएगा तो इसका मतलब होगा b रिलेट कर रहा है a के साथ, किस रिलेशन के तहत? इक्वलिटी रिलेशन के तहत। तो ये आपके पास बेसिकली क्या हो गई? सिमेट्रिसिटी पूरी होगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी होती है आपके पास कि अगर आपके पास ए रिलेट कर रहा है, रिलेशन की जगह मैंने इक्वल का रिलेशन लिखा हुआ है, ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, बी रिलेट कर रहा है सी के साथ। अब देखें, अगर एक नंबर बी के बराबर है और बी सी के बराबर, तो ऑब्वियसली फिर ए सी के भी बराबर होगा, तो ए इज इक्वल्स टू सी आएगा। तो इसका मतलब होगा ए रिलेट कर गया सी के साथ,
रिलेशन इक्वलिटी के तहत। तो फिर ये इक्वलिटी जो होगी, अब आपके पास वो रिलेशन नहीं रहा, अब उसने एक नया नाम ले लिया जो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी तरीके से इक्विवेलेंस रिलेशन की एक और एग्जांपल हम करते हैं। पहले मैंने इक्वलिटी करा दिया, अब मैंने यहाँ पर एक और चीज़ ले ली है। ये 3 जो लाइनें लगी होती हैं इनको आप बेसिकली कॉन्ग्रेंट पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, RUENT। और सेट ऑफ इंटीजर्स लिया है, उसमें से m पर कंडीशन ये लगाई है, मॉडुलो जो है वो आपके पास m ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 3 4 एंड सो ऑन। मॉडुलो आप नेगेटिव नहीं ले सकते, तो इसको पढ़ते हैं x कॉन्ग्रेंट टू y मॉडुलो m। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन कॉन्ग्रेंट है, क्या ये आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इस कॉन्ग्रेंट जो रिलेशन है, इसको आप इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप इसकी 3 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेंगे। वो 3 प्रॉपर्टीज आपकी कौन कौन सी हैं। एक तो ये है कि आपने इस कॉन्ग्रेंट के रिलेशन को प्रूव करना है कि वो आपके पास सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और क्या है, ट्रांजिटिव है। तो चलते हैं पहली प्रॉपर्टी के तहत, वो क्या है आपके पास, सिमेट्रिसिटी। रिफ्लेक्सिविटी पहले प्रूव करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आपको पता है कि आप, अच्छा इसको भी डिफाइन करने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या। एक्स कॉन्ग्रेंट टू वाई को मैथमेटिकली आप किस तरीके से लिखते हैं, एक्स कॉन्ग्रेंट टू वाई मॉडुलो एम का मतलब है कि एम जो है वो डिवाइड करता है एक्स माइनस वाई के डिफरेंस को। मतलब ये चीज़ लिखी हो तो उसको मैथमेटिकली आप इसके इक्वल रखते हैं, और इस चीज़ को आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप फिर मजीद लिखते हैं कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय m। मतलब ये जो x में से जब y को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो m पर डिवाइड होता होगा, मतलब m उसको डिवाइड करता होगा। तो ये x कॉन्ग्रेंट टू y मॉडुलो m की डेफिनेशन ये है। अब मैंने ये रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव जब आप प्रूव करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट हो। तो आपको पता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर से कोई भी आप एलिमेंट उठा लें, हमारे पास क्या होता है, वो हमेशा अपने ही कॉन्ग्रेंट होता है। हर नंबर अपने कॉन्ग्रेंट होता है। वजह जो मर्जी मॉडुलो ले लें, 1 से बड़ा मॉडुलो जो मर्जी ले लें, तो वो आपके पास हर नंबर अपने कॉन्ग्रेंट लाजमन होता है। वजह क्या, बिकॉज ये डेफिनेशन फुलफिल होती है। कैसे, x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय m। x माइनस एक्स यहाँ पर क्या बनेगा, x माइनस 1 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और हर नंबर 0 को डिवाइड करता होता है। हर नंबर आपका 0 को डिवाइड करता होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाय m। तो ये देखें, हमने इनके डिफरेंस को डिविजिबल बाय m शो करना था, तो इसका मतलब है x कॉन्ग्रेंट टू x जो है वो सही लिखा हुआ है। तो x कॉन्ग्रेंट टू x है, तो रिलेशन के तहत x रिलेट हो रहा है x के साथ ही। x आर्बिट्रेरी था, इसका मतलब है जो नंबर भी उठाएंगे, जो भी इंटीजर उठाएंगे वो अपने साथ ही रिलेट करेगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हेंस रिलेशन आर मैं कह देती हूँ इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड नंबर पर आपने क्या प्रूव करना होता है, सेकंड नंबर पर आपने प्रूव ये करना है कि आपके पास ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं।
फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए आप क्या करते हैं कि अगर x रिलेट कर रहा है y के साथ तो हमारा टारगेट होता है कि हम y को रिलेट करवा दें x के साथ। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, सपोज x और यहाँ रिलेशन किसका है, कॉन्ग्रुएंट होने का। सपोज x कॉन्ग्रुएंट टू y मॉडुलो m। और ज़रा रफ वर्क में देखिएगा कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है कि हम प्रूव कर दें कि y कॉन्ग्रुएंट टू x मॉडुलो m है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अगर x कॉन्ग्रुएंट टू y मॉडुलो m है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय m। अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, x माइनस वाई क्या है, डिविजिबल बाय m है। अच्छा, उसके बाद देखें, मेरा टारगेट है कि मैंने क्या करना है, y माइनस एक्स को डिविजिबल बाय x करना है। मैं यहां पर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, x माइनस वाई, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस वाई। इस चीज को मजीद मैं ये लिख सकती हूं, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x माइनस वाई। अब जरा आपने गौर करना है, यहां पर लिखा हुआ है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय m, मीन्स ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है इसको m डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूं कि मेरे पास नंबर 4 और कॉन्ग्रुएंट है 8, मॉड मैं ले लेती हूं 2। अगर मैंने इसका डिफरेंस लिया तो 4 माइनस 8, मेरे पास आंसर क्या आया, -4, और ये 2 -4 को डिवाइड करता है। मतलब अगर x माइनस 1 को x माइनस वाई को डिवाइड करता है तो फिर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 4 माइनस 8 का आंसर आ गया -4, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 आ जाएगा, तो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। ये इससे मैंने क्या कंक्लूड किया, इससे मैंने ये अखज़ कर लिया कि x माइनस वाई को अगर डिवाइड करता है m तो इसका मतलब है नेगेटिव ऑफ x वाई को भी डिवाइड करता है m। मतलब राइट साइड सारी की सारी डिविजिबल बाय m है, और अगर ये सारी की सारी साइड डिविजिबल बाय m है तो इसका मतलब है फिर लेफ्ट साइड भी डिविजिबल बाय m है। और अगर लेफ्ट साइड डिविजिबल बाय m है तो मैं यहां से ये चीज लिख सकती हूँ, मैं यहां से ये चीज लिख सकती हूँ, क्या, इसे सामने लिखने लगी हूं, दिस इंप्लाइज दैट y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय m। ठीक है, और रेफरेंस बेशक आप देना चाहें तो आप यहाँ सिंस करके लिख लें कि नेगेटिव ऑफ x माइनस 8 इज डिविजिबल बाय m, देयरफॉर x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय m। अब x माइनस वाई डिविजिबल बाय m है तो मैं रिवर्स कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन लगा सकती हूँ। मतलब अब मेरे पास ये चीज लिखी है तो इसको मैं रिवर्स ये लिख सकती हूँ। तो y माइनस एक्स है तो इसको मैं रिवर्स जब डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंट की लगाऊंगी तो इसका मतलब होगा y कॉन्ग्रुएंट टू x मॉडुलो m। लिया मैंने था x कॉन्ग्रुएंट टू y, आ गया y कॉन्ग्रुएंट टू x, तो इसका मतलब है हेंस R इज सिमेट्रिक। दो बातें हो गई, एक बात रहती है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, एक बात जो रहती है वो हमारे पास कौन सी है, वो ये है कि हमने अब इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, सपोज A कॉन्ग्रुएंट टू B, चलिए मैं एक्स वाई ले रही हूं तो मैं एक्स वाई ही ले लेती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वाई
मॉड्यूलो एम एंड y कंग्रेंट टू z मॉड्यूलो m। मेरा टारगेट क्या है कि x कंग्रेंट टू y है, y कंग्रेंट टू z है। ट्रांजिटिव के लिए फिर मुझे x कंग्रेंट टू z बनाना पड़ेगा। x कंग्रेंट टू z बनाने के लिए मुझे x माइनस z डिविजिबल बाय m बनाना पड़ेगा। तो वो बनाते हैं। आपको पता है कि x कंग्रेंट टू y मॉड्यूलो m है, तो ये डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस y और यहाँ से y माइनस z आर डिविजिबल बाय m। अब मैंने आपको बताया मैंने क्या बनाना है, मैंने x और z को अटैच करना है। मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ। इनको ऐड करने के बाद ज़रा गौर करिएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू क्या हो गया, x माइनस जेड। इसको अरेंज करके मैं लिख सकती हूँ x माइनस जेड x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। अब ज़रा आप इस पर गौर करें तो ये आपको क्या कह रहा है, लेफ्ट राइट साइड को देखिएगा ज़रा। x माइनस वाई डिविजिबल बाय m, y माइनस जेड डिविजिबल बाय m, दोनों का सम भी क्या होगा, डिविजिबल बाय m। राइट साइड सारी डिविजिबल बाय m है, तो लेफ्ट साइड भी सारी की सारी डिविजिबल क्या हो जाएगी, बाय m। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय m। रेफरेंस, सिंस x माइनस वाई प्लस x y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय m। क्योंकि राइट साइड आपकी सारी m पे डिवाइड होती थी, लिहाजा लेफ्ट साइड भी आपकी m पर डिवाइड होगी। यहाँ पर रिवर्स कॉन्ग्रेंट की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ये x कॉन्ग्रेंट टू z आ चुका है मॉड्यूलो m के तहत। और अगर ये यहाँ पर x कॉन्ग्रेंट टू z आ गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस r इज ट्रांजिटिव। r आपके पास क्या बन गया, ट्रांजिटिव। और जब आपके पास r ट्रांजिटिव बन गया, पहले हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बना चुके हैं, लिहाजा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मिल के क्या बना देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बना देंगे। और लास्ट में आप लिख लेंगे हेंस द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आप यहाँ पर लिख लें, सो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन आपके पास है, आपने उसी तरीके से इक्विवेलेंस रिलेशन ही प्रूव करना है। लेट ए बी द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स एंड दिस साइन। पहले तो यहाँ पर ये मैं बात बताती चलूँ, इसको आप अप्रॉक्सीमेटली पढ़ते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का साइन नहीं है, माजरत के साथ, ठीक है। तीन सिंबल्स होते हैं, तीनों के बारे में मैं बता देती हूँ कि वो क्या है। कि ये वाला सिंबल आपने लेना है, बी द रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए डिफाइंड बाय, जिसको डिफाइन हमने इस तरीके से किया है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होंगे जब कभी भी एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आए वो बराबर आ जाए जब मीन्स को मल्टीप्लाई करें। मतलब ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल आ जाए बी को सी से मल्टीप्लाई। बाहर वाले मतलब एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया है और फिर मीन्स को मल्टीप्लाई किया है, दोनों क्या आ गए, आंसर अगर इक्वल दे गए तो तब आप इस रिलेशन के तहत इन दो ऑर्डर पेयर्स को रिलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तीन सिंबल्स होते हैं, पहले उसको देख लें कि वो सिंबल्स क्या क्या हैं। पहले तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में यूज हुआ सिंबल, ये जब दो टिल्डास मिलाते हैं, जब दो मद्दास को आप मिलाते हैं, दो मद्दा अलिफ मद्दा होती है ना, अब दो मद्दाओं को मिलाते हैं तो इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू। हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बोलते हैं, गलत है। दूसरे नंबर पर हम एक सिंबल पढ़ते हैं, एक लाइन होती है और एक मद्दा होती है उसके ऊपर, इसको आप क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोटिकली इक्वल्स टू।
इसको क्या बोलते हैं जब भी ये साइन लिखा होता है? एसिम्प्टोटिकली। एसिम्प्टोटिकली इक्वल टू। तीसरे नंबर पर आपके पास साइन होता है, दो लाइनें होती हैं इक्वल, और इक्वल के ऊपर मद्दा आती है, और इसको आप बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अब वो आपको क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में? वो आपको कहता है कि ये जो आपने ये वाला साइन यूज किया, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल्स टू का रिलेशन आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्वल्स टू का मैंने पहले बता दिया है, अब मैं बताने लगी हूँ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू का रिलेशन हमने प्रूव करना है कि वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम उसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज पूरी करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आपके पास क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आपको पता है कि उसने कहा है इंटीजर्स हैं। अब 2 और 3 ले लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों ही 6 आंसर जनरेट कर रहे हैं। मतलब हम लिख सकते हैं सिंस ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। अगर ए बी इज इक्वल्स टू ए है तो डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको ये लिख सकते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। इस रिलेशन को देखें, फर्स्ट नंबर वाला पहले नंबर पर है, पहले नंबर वाला पहले नंबर पर आ जाएगा। डी है इधर लास्ट नंबर पर है, बी है इधर लास्ट नंबर पर आ जाएगा। सी है पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है, बी है पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, और ए बच गया। अगर आप गौर करें तो ए बी मतलब ए बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ए बी। इसका मतलब है ए बी रिलेट कर गया ए बी से। जब अपने साथ ही कोई चीज रिलेट कर जाए तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जो आपके पास से रिलेशन है, हेंस आर इज सिंप्लाई आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है क्या? नेक्स्ट हमने करना है फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं भाई? सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आप करते हैं, सपोज ए बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू सी डी, और फिर हमने प्रूव क्या करना होता है? हमने प्रूव करना होता है कि सी डी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ए बी, इनको उल्टाना होता है। अगर ए बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू सी डी है तो डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए डी किसके इक्वल आ जाएगा? बी सी के इक्वल आ जाएगा। और इस चीज को, क्योंकि ये ए बी सी डी सारे इंटीजर्स हैं, तो इस चीज को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंटरचेंज करते हुए क्या लिख सकते हैं? सी बी इज इक्वल्स टू डी ए। अब इस पर रिवर्स डेफिनेशन लगाएंगे। रिवर्स डेफिनेशन लगाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा? वो आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। पहले नंबर वाला पहले नंबर पर, दूसरा नंबर वाला यहाँ पर लास्ट पर, इधर से ये इधर आ गया और ये इधर। मतलब ए बी ऑलमोस्ट इक्वल टू सी डी। यहाँ से अब रिजल्ट आ चुका है कि सी डी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ए बी। तो यहाँ से फिर आपके पास आर क्या बन चुका है? आर इज सिमेट्रिक। आर आपके पास बन चुका है सिमेट्रिक। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि आपने बताना है कि आर आपके पास क्या है? ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं? ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए भाई हमने करना है, सपोज ए बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू सी डी, और साथ में क्या करना है? एंड सी डी
ऑलमोस्ट इक्वल्स टू EF। अब अगर ए बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू है तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन लगेगी, मतलब ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, और नीचे वाले के लिए भी लगा लें तो सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई के। यहां से हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डी सी एफ, बी सी डी ई। कैंसलाइजेशन के बाद, क्योंकि सी भी आपके पास नॉन जीरो है और आपके पास डी भी नॉन जीरो है, क्योंकि उसने यहाँ पर लिखा है नॉन जीरो नंबर, तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल करने के बाद, कैंसिल बेसिकली करने का मतलब होता है कि एक साइड से आप दूसरी जगह जाके उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो जीरो हो तो फिर आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी आ जाती है। इसलिए अगर आप यहाँ पर देखें कि क्या कॉमन है, डी और सी कॉमन है, तो मतलब ये एज अ होल आपके पास बन रहा है ए डी सी एफ, ये बन रहा है बी सी डी ई। दोनों साइड्स को आप डिवाइड कर सकते हैं डी सी से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी भी नॉन जीरो है और डी भी नॉन जीरो है, मतलब सी भी जीरो नहीं है और डी भी जीरो नहीं है। जब दो नंबर जीरो नहीं होते तो उनका प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होगा। लिहाजा आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पास सी डी भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, इस वजह से आप उसको डिवाइड में लिख सकते हैं। ये आपके पास कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रह गया, ए एफ इक्वल्स टू बी ई। इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, दो ऑर्डर पेयर ऑलमोस्ट इक्वल हैं, पहले वाला पहले नंबर पर, इधर से ये लास्ट पर, इधर से ये पहले पर, इस तरीके से। देखिए आपने कहा था ए बी ऑलमोस्ट इक्वल टू सी डी और सी डी ऑलमोस्ट इक्वल टू ई एफ। हमारा टारगेट ट्रांजिटिविटी में पहला और आखिरी को मिलाना होता है, तो पहला और आखिरी मिल चुका है। तो हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आपके पास जो आर है वो क्या है, ट्रांजिटिव। अगर आर ट्रांजिटिव आ चुका है, ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी पहले कर दिए हैं, यहां से फिर हम क्या कह सकते हैं, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर आपके पास क्या बन चुका है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन चुका है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट सेक्शन में आ सकता है। इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।